आज हम इस वीडियो में एमसीयू की मूवी के 19 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जैसे एवेंजर कैरेक्टर्स को कितने डॉलर का पेचेक मिला और हल्क की आवाज कितने लोगों की आवाज को कंबाइन करके बनाई गई थी। मार्वल की टाइमलाइन से कौन सी सरप्राइजिंग बात सामने आई, स्टैनली क्यों हुए डिसअपॉइंट, विजन का रोल काफी टफ कैसे था। इसी के साथ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट रिसर्च FR में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस अमेजिंग सी वीडियो को। दोस्तों, आपने द एवेंजर्स तो देखी ही होगी। हाँ, वही जिसमें सभी एवेंजर्स एक साथ आए थे। सभी मेन एक्टर्स को उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से पेचेक्स दिए गए थे, जिसमें क्रिस इवांस, मार्क रैफलो, क्रिस हेम्सवर्थ और जेरेमी रेनर, इन सभी को इस मूवी में काम करने के लिए 2 से 3 मिलियन डॉलर्स मिले थे। और वहीं स्कारलेट जॉनसन और सैमुअल जैक्सन को 4 से 6 मिलियन डॉलर्स दिए गए थे। और वहीं हम रॉबर्ट डॉनी जूनियर की बात करें तो उन्हें 50 मिलियन डॉलर्स दिए गए थे, जो कि बाकी पूरी मेल कास्ट से दुगना है। फिल्म मेकर जॉस वेडन को आयरन मैन का टिंकर बेल पोज बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इसमें आयरन मैन को हवा में खड़ा होने के लिए अपने हाथों का भी सहारा लेना पड़ता था। इसलिए इसके बाद जब हमें आयरन मैन को मार्क 7 R1 सूट में दिखाया गया तो पहले से ही उसके सूट में जेट पैक लगा दिया गया, जिससे आयरन मैन के हाथ फ्री रहें और वो देखने में और भी ज्यादा कूल लगे। इस मूवी में हमें पहले के मुकाबले डिफरेंट हल्क देखने को मिला, जिसे क्रिएट करने के लिए एक्टर मार्क रैफलो को एक इमोशन कैप्चर ट्रैक सूट पहनाकर मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए टोटल 4 मोशन कैप्चर कैमरास का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से 2 कैमरास का यूज उसके बॉडी मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए किया जाता था और बाकी के 2 कैमरास उसके फेस पर फोकस रहते थे, जिससे उसके हर फेस एक्सप्रेशन को कैप्चर किया जा सके, जिससे हल्क के फेस कट जैसे नोज, आई, टंग, टीथ सब एक्टर मार्क रैफलो पर ही बेस्ड थे। अब हल्क की बात हो ही रही है तो आपको ये भी बता देते हैं कि हल्क की वॉइस के लिए टोटल 5 लोगों की वॉइस को कंबाइन किया गया था, जिसमें मार्क रैफलो, प्रीवियस हल्क एक्टर लू फेरिग्नो, इस मूवी के साउंड एडिटर क्रिस्टोफर बॉयस और भी 2 लोगों की वॉइस शामिल थी। और इस मूवी में बस एक ही सीन था जिसमें मार्क रैफलो की आवाज का इस्तेमाल हल्क की आवाज के तौर पर किया गया था। द एवेंजर्स मूवी के फाइनल बैटल में हमें न्यूयॉर्क सिटी देखने को मिली थी। एक्चुअली में ये टोटल CGI थी, क्योंकि इस बैटल को रियलिटी में फिल्माना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए इस मूवी की प्रोडक्शन टीम ने 3 दिन में न्यूयॉर्क सिटी की 2 करोड़ 50 लाख फोटोज क्लिक की थी, जिसके इस्तेमाल से एक्टर्स के चारों ओर न्यूयॉर्क सिटी को CGI किया गया था। इस फैक्ट के लिए 1 लाइक तो बनता है। द एवेंजर्स मूवी के सभी हीरोज आयरन मैन, थॉर, हल्क, कैप्टन अमेरिका, होकाई में से सिर्फ आयरन मैन और हल्क ही CGI कैरेक्टर्स हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मूवी के सिर्फ एक सीन में CGI कैप्टन अमेरिका का यूज किया गया था। वैसे मार्वल ने जब MCU को शुरू किया था तब उसने इससे ज्यादा अर्निंग की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मार्वल स्टूडियो की एंड गेम सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाली मूवी बन गई है। और अगर हम मार्वल की सभी मूवीज की अर्निंग का टोटल करें तो वो DCU की सभी फ्रेंचाइजी की अर्निंग से भी ज्यादा पैसा कमा चुकी है। स्टार वॉर और DC यूनिवर्स की अर्निंग को कंबाइन किया जाए तो उनकी टोटल अर्निंग 17.3 बिलियन डॉलर्स है। और वहीं मार्वल आयरन मैन 1 से फायर फ्रॉम होम तक 21.5 बिलियन US$ की कमाई कर चुका है। इस हिसाब से MCU इन सभी फ्रेंचाइजी से ज्यादा सक्सेसफुल बन चुका है। गैल गाडोट इस वक्त DC यूनिवर्स की सबसे सक्सेसफुल मेंबर हैं, पर वंडर वुमन बनने से पहले उन्हें MCU में नेबुला के रोल के लिए भी कंसीडर किया गया था, लेकिन उन्हें ब्लू मेकअप और हेड शेविंग का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था। और उसके बाद उन्हें DC यूनिवर्स में वंडर वुमन का रोल मिला। वो MCU का हिस्सा तो नहीं बन पाई, लेकिन उन्होंने वंडर वुमन बनकर सबका दिल जीत लिया। आप सब ग्रूड के बारे में तो जानते ही होंगे कि जब भी वो बोलता है वो बस आई एम ग्रूड बोलता है। उसको आवाज देने वाले एक्टर विन डीजल को अलग अलग आवाज में आई एम ग्रूड कहना पड़ता था, जो उन्हें बहुत बोरिंग लगता था, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं होता था कि वो क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस चीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में विन डीजल को एक स्पेशल स्क्रिप्ट दी गई, जिसमें हर डायलॉग के आगे उसका मीनिंग भी लिखा होता था, जिससे विन डीजल को आई एम ग्रूड रिकॉर्ड करते टाइम उस टोन में बोलने में मदद मिलती थी जो ग्रूड कहना चाहता है।
आपने एमसीयू की हर मूवी में स्टैन ली का कैमियो तो देखा ही होगा, लेकिन आयरन मैन और द इनक्रेडिबल हल्क के कैमियो के बाद स्टैन ली अपने इस छोटे से रोल से सेटिस्फाई नहीं थे और एमसीयू में वो एक बड़ा रोल करना चाहते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात रिवील भी की थी कि वो एमसीयू में ऑडिन का रोल करना चाहते थे और जब थॉर 1 में ऑडिन के रोल के लिए उनको कंसीडर नहीं किया गया तो वो इससे बहुत डिसअपॉइंट हुए थे। वैसे अच्छा ही हुआ कि स्टैन ली को ऑडिन का रोल नहीं दिया गया, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो हमें हर मूवी में स्टैन ली के अमेजिंग कैमियोज देखने को नहीं मिलते। सुपर हीरो की मूवीज में आपको ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा जिसमें हीरो और विलन का रोल एक ही एक्टर प्ले करे, लेकिन एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज में ऐसा हुआ है। डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने डॉक्टर स्ट्रेंज और डोरमामू दोनों का रोल प्ले किया था, लेकिन बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने इस मूवी में डोरमामू के लिए मोशन कैप्चर किया था और उसको आवाज भी दी थी और मार्वल ने इस चीज को इतने परफेक्ट तरीके से कैप्चर किया कि फैंस इसे पकड़ ही नहीं पाए। मार्वल स्टूडियो जब स्पाइडरमैन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने वाला था तब उनके लिए सबसे बड़ा टास्क था दुनिया के सबसे पॉपुलर सुपर हीरो के लिए एक परफेक्ट एक्टर ढूंढना और उसके लिए उन्होंने बहुत से बड़े एक्टर्स को लिस्ट में रखा था और उसी लिस्ट में टॉम हॉलैंड भी थे और ये बात उन्हें एक इंस्टाग्राम पोस्ट से पता कि उन्हें भी इस रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा है और उसके बाद डायरेक्टर ने टॉम हॉलैंड को ही इस रोल के लिए बुला लिया। जब मार्वल स्टूडियो ने अपनी ऑफिशियल टाइमलाइन को रिवील किया तब उसमें बहुत सी सरप्राइजिंग बात सामने आई कि 3 बड़ी मूवीज आयरन मैन 2, द इनक्रेडिबल हल्क और थॉर 1 के इवेंट्स एमसीयू में एक ही वीक में हुए थे। यानी कि जब एमसीयू में आयरन मैन रिप्लस से लड़ रहा था, थॉर डिस्ट्रॉयर से लड़ रहा था और हल्क एबोमिनेशन से लड़ रहा था, तो वो सब एक ही वीक में हो रहा था। इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि आयरन मैन के पोस्ट ग्रैंड सीन में फिलगोसन को उसी जगह दिखाया गया है जिस जगह थॉर का हैमर गिरा था। वैसे तो टोनी स्टार्क का कैरेक्टर हॉवर्ड ह्यूज पर बेस्ड था, लेकिन एमसीयू के टोनी स्टार्क के लिए स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क से इंस्पिरेशन ली और एलन मस्क को रियल लाइफ टोनी स्टार्क भी कहा जाता है। अगर आप नहीं जानते कि एलन मस्क को रियल लाइफ टोनी स्टार्क क्यों कहा जाता है तो आप उनके बारे में सर्च करके पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। एलन मस्क का आयरन मैन 2 में एक कैमियो भी दिखाया गया है और इसके अलावा स्पेस एक्स हेडक्वार्टर के बाहर आयरन मैन का एक स्टैचू भी बना हुआ है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने पहली बार आयरन मैन आर्मर 2008 की पहली मूवी आयरन मैन 1 में पहना था और ये उसका पहला और लास्ट टाइम था जब उन्होंने वो आर्मर पहना, क्योंकि उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें हर बार यही भारी आर्मर पहनने की जरूरत नहीं है। ये काम बीएफएक्स का यूज करके बड़ी ही आसानी से हो सकता है और इसलिए आगे से आयरन मैन के हर अपीयरेंस में या तो स्टंटमैन ने आयरन मैन आर्मर पहना होता था या फिर रॉबर्ट डॉनी जूनियर को शोल्डर पैक्स पहनाकर बाकी सूट सीजीआई से बनाया जाता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि थॉर का जो म्योल्निर है उसका हैंडल किसी मेटल यानी धातु से बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल ग्रूड के हाथ यानी लकड़ी से बना हुआ है, उसी तरह से म्योल्निर का जो हैंडल है वो भी लकड़ी से बना हुआ है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि म्योल्निर के हैंडल के चारों तरफ स्टील के स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। कॉमिक बुक की बात की जाए तो इसमें विजन को अल्ट्रॉन ने ही पूरी तरह से क्रिएट किया था, लेकिन मूवी में अल्ट्रॉन सिर्फ विजन की बॉडी को ही क्रिएट कर पाया था, जिसके पास का माइंड और आइडियल्स ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क की प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही होते हैं, जिसे पूरी तरह से थॉर जिंदा करता है ताकि वो एवेंजर्स का साथ दे सके। एक्टर पॉल बेटनी को विजन बनने में 1 से 1.5 घंटा लगता था, जिसमें सबसे पहले उसके फेस और हाथों को पर्पल पेंट किया जाता था। उसके बाद मोनेटिक से बने एक स्कैल्प को भी पहनना पड़ता था, जिसके अंदर उनके कान और सिर ढक जाते थे, जिसकी वजह से एक्टर पॉल बेटनी को कुछ भी अच्छे से सुनाई नहीं देता था। जिसके बाद उसमें कुछ होल्स किए गए थे जिससे उन्हें अच्छे से सुनाई दे सके, और उनकी ड्रेस बहुत ज्यादा टाइट होने की वजह से उनके बॉडी टेम्परेचर को भी टाइम टू टाइम कूल किया जाता था।
इस मूवी में जब भी टोनी और पेपर पोट्स को एक साथ दिखाया जाता था तब पेपर ब्लैकफुट और टोनी ने प्लेटफॉर्म शूज पहने होते थे। इनके एक साथ के सारे सीन्स में ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि रॉबर्ट डॉनी जूनियर की हाइट विनीत से ज्यादा हो सके, क्योंकि रियल लाइफ में एक्ट्रेस विनीत पैल्ट्रो की हाइट टोनी स्टार्क से ज्यादा है। इसीलिए इन दोनों की हाइट को अपसाइड डाउन करने के लिए ऐसा किया गया था। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।